हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो वेस्ट साइड में मतलब वेस्ट साइड का मतलब क्या, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हिस्टोरियोग्राफी का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ, हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, कहाँ से ये वर्ड बना और इसके मतलब समय समय के साथ किस तरह से बदलते रहे, ये सब हम सीखेंगे। तो ये पूरा लेसन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 में बाकी जितने पेजेस बचे रहेंगे वो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब इतिहास के लिए जो रिसर्च किया जाता है, इतिहास पे राइटिंग्स की जाती हैं, सब स्कॉलर्स लोग अपने अपने हिसाब से इतिहास को लिखते हैं। फिर स्टडीज़ की जाती है उसके ऊपर, फिर सब लोग चेक करते हैं कि हाँ इन्होंने जो लिखा है वो बराबर है कि नहीं है। स्टडीज़ आर कैरिड आउट विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड द इंटरकनेक्शंस। तो ये सब काम जो भी होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च का काम हो गया, लिखने का काम हो गया, स्टडीज़ का काम हो गया, ये सब किया क्यों जाता है? विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी। क्या मकसद होता है इसके पीछे? ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद। तो मकसद यही होता है कि पास्ट में जितने भी इवेंट हुए, पुराने टाइम में जितने भी इवेंट्स हुए, इवेंट्स का मतलब क्या, जो भी घटना घटी है वो सब, उसकी क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी यानी टाइम, टाइम वाइज हर एक इवेंट को देखा जाता है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी। और उसके इंटरकनेक्शंस की किस तरह से कनेक्टेड है। दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हिस्टोरियोग्राफी में ये प्रोसेस लगातार चलते रहता है। एक थीसिस बनेगी, फिर उसके ऊपर रिसर्च होगा, फिर उसके ऊपर स्टडी होगी, फिर रिसर्च होगा, फिर स्टडीज़ होगी, क्योंकि टाइम हमेशा पीछे जाते रहता है। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो पास्ट में जाते हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी का प्रोसेस लगातार चलते रहता है। In the physical and natural sciences, the empirical method or laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. एम्पेरिकल मेथड में, एम्पेरिकल मेथड मतलब क्या, लेबोरेटरी वाला मेथड। जैसे साइंस की क्लास में आपने देखा होगा, लेबोरेटरी में कुछ भी वहाँ पे विश्वास उस पर बिना ऑब्जर्वेशन के और बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं किया जाता है। जब तक हर चीज़ को चेक नहीं कर लेते तब तक किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते। तो ये सब होता है फिजिकल साइंस में और नेचुरल साइंस में। फिजिकल साइंस और नेचुरल साइंस ये होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। ये वाला जो मेथड है, फिर ये अपना एम्पेरिकल मेथड, इसमें क्या होता है, ऐसे लॉज बनाए जा सकते हैं जो चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे कोई भी स्पेस हो, किसी भी जगह पे किसी भी टाइम में प्रूफ किए जा सकते हैं। इन लॉज को बनाया जा सकता है और प्रूफ किया जा सकता है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो आज के टाइम पे हम इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ सीखते हैं, लेकिन आज के टाइम से बहुत साल पहले की जो बात है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं, फ्रेंच लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, हमारे देश में संस्कृत लैंग्वेज, ये सब यूज़ की जाती थी। तो तब ग्रेविटी नहीं थी क्या? ग्रेविटी तो थी ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज थी। तो फिजिकल साइंस में ऐसा ही होता है कि हर जगह पे बार बार उसको प्रूव किया जा सकता है, चाहे लैंग्वेज चेंज हो जाए, चाहे लोगों का कम्युनिकेशन का स्टाइल चेंज हो जाए, लेकिन बार बार उसको रिपीट किया जा सकता है। In the historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiments and observation. लेकिन हिस्ट्री के रिसर्च में, क्योंकि हिस्ट्री क्या है, सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस है क्या, नहीं। तो इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च में ये सब पॉसिबल नहीं है। हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि लेबोरेटरी वाला मेथड और एक्सपेरिमेंट्स को यूज़ करके, ऑब्जर्वेशन को यूज़ करके अपना जो स्टोरीज लिखी जाती है वो लिखी जाए। दिस इज सो बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग, पहली बात तो, उस टाइम पे प्रेजेंट थे नहीं, क्योंकि वो पास्ट में जा चुका है। तो हम लोग वहाँ पे थे नहीं, ना कोई हिस्टोरियन प्रेजेंट था, ना हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो कोई जिसने ये बुक लिखी है, कोई भी प्रेजेंट नहीं था। और दूसरी बात ये क्या है कि किसी भी पुराने इवेंट को रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। अभी मूवीज़ में हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ हमको कुछ इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सेम टू सेम वही इवेंट तो रिक्रिएट वापस से क्रिएट नहीं कर सकते ना। इसीलिए एम्पेरिकल वाला मेथड हिस्टोरिकल रिसर्च में नहीं चल सकता। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। और भी एक बात है कि हिस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसे कानून बना दिए जाए जो हमेशा चेंज होते रहेंगे, क्योंकि लोगों का जीने का अंदाज चेंज होते रहता है, क्लाइमेट चेंज होते रहता है, हर जगह पे लैंग्वेज चेंज होती रहती है। तो कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता। टू बिगिन,
We need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read it and understand its meaning. तो हिस्टोरिकल रिसर्च की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले एक एक्सपर्ट चाहिए होता है हमको। उस एक्सपर्ट को नॉलेज होनी चाहिए, किस बात की नॉलेज होनी चाहिए? लैंग्वेज की नॉलेज और स्क्रिप्ट की नॉलेज, ताकि वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सके। पुराने ज़माने में जिस तरह की भाषा बोली जाती थी, जिस तरह की राइटिंग लिखी जाती थी, ये सब पता होना चाहिए उसे। तो ऐसा एक्सपर्ट हमें सबसे पहले चाहिए। ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा। और भी एक बात है कि ये जो एक्सपर्ट होता है, ये क्या कर सकता है? किसी भी डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी को एग्जामिन कर सकता है। ऑथेंटिसिटी मतलब सच्चाई, कि वो असली डॉक्यूमेंट है कि नकली। वरना नकली डॉक्यूमेंट्स को भी कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है लोगों को बहकाने के लिए। और वो कैसे चेक करता है? बाय यूजिंग क्राइटेरिया। उसका एक क्राइटेरिया होता है, उसका एक अपना खुद का सिस्टम होता है। वो क्या क्या चीज़ पे ध्यान देता है? तो पहला चीज़ इस पे ध्यान देता है वो लेटरिंग स्टाइल। अभी के टाइम पे हम लोग जिस तरह से लेटर्स लिखते हैं, पहले तो वैसे नहीं लिखे जाते थे, सबकी हैंड राइटिंग अलग हुआ करती थी। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर के लिखने का स्टाइल। कि अगर किसी राजा महाराजा ने अपने दूसरे दोस्त या दुश्मन महाराजा को कोई लेटर लिखा होगा, तो उसका खुद का एक स्टाइल होगा। तो वो सिर्फ एक्सपर्ट को ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, कि जो पेपर पे लिखा गया है वो डॉक्यूमेंट, वो उसका एक्चुअल डेट क्या है, वो डेट्स भी एग्जामिन करने आना चाहिए। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, तो अभी के टाइम पे हम स्टैम्प्स देखते हैं, वो क्या है, रबर स्टैम्प्स ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में सील्स हुआ करती थी। तो अथॉरिटी, हर एक राजा की खुद की अपनी अलग स्टैम्प्स होती थी। तो हम तो देख के नहीं बता सकते, इसीलिए हमको कौन चाहिए? एक्सपर्ट चाहिए। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical references. ऐसा डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद, फिर एक्सपर्ट चेक करने के बाद किसके पास ऑन करता है? हिस्टोरियन के पास। किसके पास? हिस्टोरियन। फिर हिस्टोरियन उसको आगे और स्क्रूटिनाइज करता है। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या? कि चलो ये चीज़ असली तो है, लेकिन ये कहानी में लिखी जाने लायक है कि नहीं, कुछ रेफरेंस इसका बैठता है कि नहीं बैठता है। पता चला कि राजा के हम पर्सनल लाइफ के बारे में लिख रहे हैं और डॉक्यूमेंट हमें मिला युद्ध का, कि वो कौन से वॉर्स लड़ता था, तो वो उस कहानी में फिट नहीं बैठता है। इसीलिए हिस्टोरियन क्या चेक करता है? कि वो एक्चुअल में रेलिवेंट बैठता है कि नहीं। अब देखो, राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव। हिस्टोरिकल नैरेटिव एक्चुअल में कैसे लिखा जाता है? तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे हमको इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। देखते हैं। सबसे पहला काम है, राइट साइड से देखो, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहला काम यह है कि सबसे पहले क्या करता है हिस्टोरियन? पूरा जानकारी ले लेता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और सारे के सारे प्रोसेसेस को हाईलाइट करता है, जिससे ये समझ में आता है कि हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस कैसे हुए। ट्रांजिशंस का मतलब क्या? कि समय किस तरह से बदला है इतिहास में। जैसे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का इतिहास लेते हैं, समझो कीबोर्ड का इतिहास लेते हैं, तो कीबोर्ड का हिस्ट्री क्या है? सबसे पहले टाइपराइटर्स आए थे, टाइपराइटर्स के बाद QWERTY कीबोर्ड्स के जो मैकेनिकल कीबोर्ड्स आए थे, और अभी के टाइम पे हमको ऐसे कीबोर्ड देखने को मिलते हैं जिसमें ज़्यादा नॉइज़ नहीं होती। तो ये हो गया ट्रांजिशंस, कि किस तरह से टाइम में चेंज आता है, ट्रांजिशन आता है। तो ये प्रोसेस को हाईलाइट करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस। फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों में से, समझो एक इवेंट के ऊपर 5 जानकारी है, तो उसमें से कौन सी ले सकते हैं, क्योंकि हर एक सेकंड की बात तो लिख नहीं सकते ना। हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम है अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। अभी जब सब कुछ चेक कर लेते हैं और समय कैसे बदला वो दिखा देते हैं, उसके बाद हिस्टोरियन का काम है कि टाइम और स्पेस, किस टाइम पे किस जगह पे कौन सा इवेंट हुआ, उसको ले करके अपना फ्रेमवर्क बैठाए। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क मतलब लिखने का स्टाइल। हर एक हिस्टोरियन के माइंड में जो पिक्चर होती है, वो अपने राइटिंग के थ्रू ये सोचता है कि मैंने अपने रीडर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना है। मेरी बुक पढ़ने के बाद या मेरी कहानी पढ़ने के बाद मेरे रीडर्स को इस तरह से इस राजा के बारे में या फिर इस इंसान के बारे में समझ में आना चाहिए। मान लो एक हिस्टोरियन है जो ये चाहता है कि उस राजा के वॉर्स के बारे में लोग जाने, कि वो किस तरह से वॉर्स लड़ते थे, बचपन से उन्होंने कौन सी ट्रेनिंग्स ली, क्या क्या लिया, सब। दूसरे एक हिस्टोरियन हो सकते हैं जो सेम राजा के बारे में दूसरी कोई बात बताना चाहते हैं, जैसे उनके चाइल्डहुड में उन्होंने कौन सी वैल्यूज सीखी, वो लोगों के साथ किस तरह से बर्ताव करते थे, अच्छे राजा थे कि नहीं, लोग उनके बारे में क्या सोचते थे, वो चीज़। इसे कहते हैं फ्रेमवर्क। कि हिस्टोरियन अपने राइटिंग्स के माध्यम से, अपने राइटिंग्स के को पढ़ने के बाद उनके रीडर्स में क्या क्या पिक्चर होगा, कि क्या क्या पिक्चर फॉर्म होगा, उसे कहते हैं फ्रेमवर्क। इस तरह से लिखते हैं वो लोग। फिर उसके बाद आता है
फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। और हिस्टोरियन ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने ही व्यू को फिर क्वेश्चन करते हैं कि जो जो चीज़ मैंने लिखा है वो सच में है कि नहीं, तो हर एक चीज़ को बार बार चेक किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। अब हिस्टोरियन क्या करते हैं, अपने जो भी इनको हिस्टोरिकल रेफरेंस मिले हैं, जो भी फ्रेमवर्क इन्होंने अडॉप्ट किया है, इसके हिसाब से और भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिले हैं, जो जो कहानी मुझे नहीं पता है, वो सवाल वो लिख के रखते हैं और उसके बारे में आगे और रिसर्च करते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे और शायद नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे। लेकिन फिर क्या करते हैं, वो अपनी एक कहानी नैरेटिव बैठाते हैं कि देखो मोटा मोटा ये कहानी हो सकती है, जितने मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप है क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद हिस्टोरियन क्या करता है, सारे सोर्सेज को, जितने भी सोर्सेज उसको मिले हैं सबको क्रिटिकली एग्जामिन करता है। क्रिटिकली एग्जामिन करने का मतलब क्या, वो हर एक सोर्सेज को चेक करता है कि ये सोर्स मेरे कहानी पे फिट बैठ रहा है कि नहीं, ये सोर्स मेरे कहानी में फिट बैठ रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ चेक करता है। जितनी भी कहानियाँ उसने सुनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको मिले हैं, हर एक चीज़ को वो थॉरली चेक करता है। नेक्स्ट प्रोसेस, एग्जामिनिंग रेलिवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। फिर बाद में वो क्या करता है, आखिरी स्टेप क्या होता है कि सारी चीज़ों को एक साथ लगाता है और सारी चीज़ों के रेफरेंस देखता है कि जितने भी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सबके रेलिवेंट रेफरेंसेस मेरे पास है कि नहीं, प्रॉपरली सब चीज़ लाइन से बैठ रहा है कि नहीं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि नहीं, सब चीज़ मैं जिस कहानी को बताना चाहता हूँ और लोगों के माइंड में जो पिक्चर डालना चाहता हूँ वो पिक्चर इस हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से आने वाला है कि नहीं। अब ये सब चीज़ करने के लिए हिस्टोरियन को कुछ डिसिप्लिन्स में माहिर होना पड़ता है, कुछ पढ़ाइयाँ पढ़नी पड़ती है। क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं वो देखेंगे अब। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, एपिग्राफी और द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिज्मेटिक्स, जीनियोलॉजी एक्सेट्रा। तो हिस्टोरियन को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इन सब डिसिप्लिन्स का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे तो वो खुद इन सब डिसिप्लिन्स में माहिर बन जाए या तो फिर इनके एक्सपर्ट्स को उसको हायर करना पड़ता है। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, हमें एक एक्सपर्ट चाहिए, तो कौन से एक्सपर्ट चाहिए होता है। सबसे पहला आर्कियोलॉजी का एक्सपर्ट। आर्कियोलॉजी यानी क्या, जो सारे के सारे हिस्टोरिकल सोर्सेज को ज़मीन से लेके आए। दूसरा आर्काइवल साइंस, एक ऐसा साइंस जो आर्काइव्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। आर्काइव्स यानी पुराने डॉक्यूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है वो सब आर्काइव्स में स्टोर रहते हैं। फिर उसके बाद आता है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी वो डिसिप्लिन है जिसमें हम ये सीखते हैं कि हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स को जो पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, जो आज के टाइम पे कॉमन मैन नहीं समझ सकता, उनको कैसे समझ सकते हैं, तो मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का एक डिसिप्लिन होता है। उसके बाद है एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या, जिस टाइम पे पेपर इन्वेंट नहीं हुआ था, जिस टाइम पे पत्तियों पे लिखने की भी प्रथा इन्वेंट नहीं होती, उस टाइम पे सबसे पहले इंसान कहाँ लिखता था, पत्थरों के ऊपर। तो पत्थरों के ऊपर जो भी लिखावट होती थी उसे कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने का जो स्टडी है उसे कहते हैं एपिग्राफी। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल का मतलब लेटर्स लिखने का स्टाइल। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वो एक्सपर्ट क्या करता है, लेटर्स को एग्जामिन करता है कि सही तरीके से लिखा है कि नहीं, उससे उसको पता चलता है ना असली है कि नकली है। तो उसके लिए क्या स्टडी करना पड़ता है, एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल। फिर उसके बाद आता है लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स यानी लैंग्वेज की स्टडी, अलग अलग लैंग्वेजेस की स्टडी। तो सिर्फ अपने इंडिया में ही 200 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो सोचो पूरे वर्ल्ड की कितनी लैंग्वेजेस होंगी। तो वो सब पता होनी चाहिए एक हिस्टोरियन को या तो एक एक्सपर्ट को। फिर उसके बाद आता है न्यूमिज्मेटिक्स वाला। न्यूमिज्मेटिक्स का मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की स्टडी। कि पुराने ज़माने में कौन से टाइप से कॉइन्स बनाए जाते थे, कौन से स्टैम्प्स को यूज़ किया जाता था, इन सब स्टडीज़ को करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है जीनियोलॉजी की स्टडी, यानी कि लाइनेज की स्टडी, जो हम लोग ने पढ़ा था कि एक क्रोनोलॉजी करके वर्ड होता है ना। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या, इवेंट्स को लाइन से अरेंज करना, ताकि पता चलेगा ना कि कौन सा ट्रांजिशन कब हुआ है। तो इन सब स्टडीज़ को करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, जीनियोलॉजी। तो अगर आप 10th के बाद कोई भी कोर्स करने का सोच रहे हैं या फिर किसी इसमें से अगर किसी डिसिप्लिन में जाना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इन बातों को ध्यान रखना। तो इस लेसन का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ लगता है मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। बाय बाय।